दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्वेस्टर में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक में जो है बात करने वाले हैं। दोस्तों कौन सी चीज़ सही है इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में जो है अपना पैसा जो है लगाना चाहिए? दोस्तों इन दोनों चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार में जानेंगे। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और वैसे भी हम लोग इस चैनल पे जो है नए नए स्टॉक्स के बारे में जो है अपडेट देते रहते हैं आपको, ठीक है, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट जो आपका और ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको स्टॉक के बारे में पता चलते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जो है जरूर करना, शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें एलआईसी की, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आपका आसपास बहुत सारे लोग हैं जो एलआईसी का एजेंट है। और मान लो आपको नए नई नौकरी मिली है, ठीक है, आपको मतलब नए नई नौकरी मिली है और आप जो है मतलब थोड़ा खुश रहते हो, आपकी चलो नौकरी मिल गई है, पैसा आने चालू हो गया है, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो चुकी है। तो इस टाइम जो है आप सोचते हो कि क्यों ना तो आप सोचते हो कि क्यों ना इस पैसे को जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए और उससे जो है अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए जो है ये चीज़ जो है करते हो, ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए होते हैं, वैसे हम सबको चाहिए होते हैं, इसीलिए आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है ध्यान देते हो। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसमें दो चीज़ आते हैं कि या तो आप एलआईसी करवा लो या फिर आप जो है म्यूचुअल फंड में जो है अपना पैसे को डाल दो। लेकिन इसमें दो चीज़ होता है। देखो पहली चीज़ जो ये होता है कि आप जब नए नए नौकरी में जाते हो ना तो उस टाइम आपके पास मतलब उतना ज़्यादा इनकम नहीं होता है, उतना ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं होता है। फिर आप जो है अपने बुजुर्ग जो मतलब जो बड़े लोग हैं उनसे पूछने चाहते हो कि भाई क्या किया जाए इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए या फिर एलआईसी में इन्वेस्ट किया जाए। तो मैक्सिमम टाइम में वो लोग आपको एलआईसी की सलाह देती है। इसके कारण क्या है कि आपके आसपास जो आपका अड़ोस पड़ोस में देखो बहुत सारे एलआईसी का जो एजेंट मौजूद है। आजकल के दिन में एलआईसी के करीब 15 लाख के आसपास जो है एजेंट मौजूद होते हैं। और एलआईसी का जो एजेंट होता है ना, उनका टारगेट होता है कि उनको साल में जो है करीब मतलब 20 से 30 जो है पॉलिसीज उसको देना पड़ता है, इसीलिए उसके बाद जो है उसको कमीशन मिलते हैं। नहीं तो फिर उसका जो है एक्चुअली एलआईसी का एजेंट बनने के लिए ना एक एग्जाम देना पड़ता है, नहीं तो फिर उसका जो मतलब जो पावर होता है ना, एजेंट जो एजेंसी है वो कैंसिल हो जाता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ रहता है एलआईसी के अंदर। तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आ जाओ आप जो है एलआईसी कर लो। और एक्चुअली एलआईसी का जो एजेंट होता है ना, एक चीज़ आप नोटिस करके देखना, मान लो आपको नौकरी मिल गया, आपको जॉब मिल गया, तो एलआईसी का आपका अड़ोस पड़ोस में जितना भी एलआईसी का एजेंट है ये सब ध्यान में रखते हैं भाई किस बंदे को जॉब मिला तो उस बंदे के पास चले जाते हैं, भाई साहब आप एक एलआईसी करवा लो। और एलआईसी का एक चीज़ होता है कि एलआईसी का मैक्सिमम पीरियड जो होता है ना 20 साल 30 साल 25 साल तक हो जाता है। कुछ कुछ एलआईसी है जो 3-4 साल बाद या फिर 10-15 साल की शायद टर्म रहता है, ठीक है, इतना टाइम तक आपको एलआईसी करना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो देखो आप अगर आप मान लो किसी भी चीज़ में जैसे ग्रो में हो गया या फिर एंजल वन में हो गया, कहीं भी आप अगर म्यूचुअल फंड के अकाउंट खोलते हो तो उसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि इतना आपको मतलब कोई बताने नहीं आता है कि सर आप म्यूचुअल फंड कर लो, आप कि आपका कुछ क्या बोलते हैं उसको, आपका पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो लोग नहीं कहेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड करने आ जाओ। इसका भी कारण रहता है क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड में जो होता है ना कमीशन जो होते हैं, कमीशन बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर मान लो आपका 1000 रुपये का ऐसे भी कट रहा है तो उसमें बस ओनली 1 रुपीज़ जो है जो एजेंट है उसको मिलती है, ठीक है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का जो, हालांकि म्यूचुअल फंड बनने के लिए क्या एजेंट बनने के लिए भी आपको एमएसएमई का जो है एग्जाम जो है देना पड़ता है, ठीक है। तो एमएसएमई नहीं एनएससी का एग्जाम जो है देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप जो है म्यूचुअल फंड का एजेंट बन सकते हो। लेकिन बात ये होता है ना कि इसका कमीशन बहुत कम होता है, वो 1 रुपीज़ के आसपास कमीशन मिलता है। तो इतना कमीशन के लिए कौन आपको बोलने जाएंगे। लेकिन अगर वही हम बात करें एलआईसी के, तो एलआईसी का जो एजेंट होते हैं उनको 2% से लेकर 8% तक प्रति वर्ष जो है मिलते रहते हैं। शुरू में उनको 8% मिलते रहते हैं, फिर 2% 4% मिलते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज तो इसीलिए वो लोग कहते नहीं भाई आ जाओ एलआईसी कर लो, यानी कि आपको एलआईसी के एजेंट बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि जितना आप वो लोग एलआईसी कर पाएंगे उतना उसको जो है पैसा मिलते रहेंगे, उतना ही उसको जो है मतलब पैसे का आमदनी रहेंगे। इसीलिए ये लोग जो है एलआईसी का, आप देखोगे कि बहुत सारे एलआईसी के लोग हैं मतलब जो एजेंट है उनका मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा के बैठ गया है। कारण ये है कि उनको अच्छा खासा जो है कमीशन अर्न होती है। लेकिन वही अगर बात करें म्यूचुअल फंड एजेंट की तो उनको जो है उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है क्योंकि देखो अगर बात करें ना पर पॉलिसी म्यूचुअल फंड मतलब कोई 1 रुपये के आसपास मिलता है, 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास मिलता है। तो इसके लिए इतने के लिए कौन मच करने जाएंगे, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड का उतना ज़्यादा एजेंट वेजेंट दिखेंगे नहीं। लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड सही है, किस बात के लिए सही है मैं बताऊंगा अभी इस बार इसमें। लेकिन एक चीज़ देख लो कि अगर मान लो देखो म्यूचुअल फंड, पहले जो सही चीज़ है म्यूचुअल फंड का वो ये है कि मान लो आपने एलआईसी किया,
अब LIC का मैक्सिमम पीरियड जो है 15 से 20 साल तक होते हैं। अगर 15-20 साल के अंदर, थोड़ा वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लीजिए 15 या 20 साल के अंदर आपने एक भी इसका प्रीमियम जो होते हैं, प्रीमियम अगर आप मतलब नहीं देते हो ना, तो आपको लेट फीस लगेंगे, ठीक है, लेट फीस लगेंगे आपको, क्योंकि आपने लेट किया, लेट फीस लगेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि मान लो आपने जो है 15 साल के लिए आपने अपना प्रीमियम डलवाया, ठीक है, चलो 15 साल के लिए करवाया। अब बीच में आपने एक आप जो है इसको ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, आपको इसको एग्जिट करना है। आप कहते हो कि नहीं, मुझे मेरा पास और पैसा नहीं है, अब मेरा पास जॉब अब कुछ है नहीं, नौकरी नहीं है, तो मैं जो है इस LIC का पॉलिसी को तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, उधर उधर बहुत है, चुकता करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा ना, क्या मान लो आपने 10 EMI दिया है, ठीक है, 10 प्रीमियम दिया है, 10 साल तक LIC को कैरी फॉरवर्ड किया। अब 10 साल बाद जब आप 11th ईयर में जब आप इसको तोड़ना जाओगे, तो उसमें क्या होगा ना, आपका एक EMI का जो 10 प्रीमियम जो आपने दिया, उसमें से एक प्रीमियम का पैसा जो आपको नहीं मिलेंगे, ये चीज़ है। तो इसमें आपको लॉस हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको मैच्योर नहीं किया, मैच्योर जो है नहीं किया आपने, ठीक है, एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, कि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, आपका पैसा जो है इसमें कोई लेट फीस लगने वाला नहीं है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में कोई लेट फीस आपको नहीं देना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड किया, तो इसमें कोई एक्चुअली इसमें कोई टर्म्स नहीं रहते ना, कोई मतलब टाइम पीरियड्स नहीं रहते। अब मान लो आपने एक मतलब आपने सोचा कि चलो 5-10 साल के लिए करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो। अगर बीच में से आपने मान लो पैसे निकल भी दिया, आपने जो है अपना अमाउंट जो है उसको रिडीम किया, रिडीम बोलते हैं इसमें, रिडीम किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना जरूरत आप जो इसको ले लो, जितना पैसे की जरूरत आप ले लो। अगर मान लो आपका बस 1 लाख रुपए जम गया, तो उसमें 50,000 आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी निकालना है निकाल लो। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपने SIP जो है, SIP या लमसम, मतलब लमसम में तो ऐसा नहीं है, लेकिन SIP में हर महीने पैसा कटता है, लमसम में नहीं करते। तो ये मान लो आपने एक SIP या 2 SIP या 4 SIP जो है बाउंस कर दिया, आपके पास पैसा नहीं है, आपने पैसा नहीं दे पाया, तो इसमें कोई आपको लेट फीस नहीं कटने वाले है, ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान में, इसमें कोई लेट फीस नहीं है। वैसे भी होगा तो कितना होगा, कुछ है ही नहीं, इसमें लेट फीस तो कटेगा ही नहीं आपको। लेकिन LIC में लेट फीस कट जाएंगे आपको, अगर आपने पैसा देने में लेट किया तो उसमें लेट फीस देना पड़ता है, आपको 100-200 रुपये देना पड़ेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लेट फीस देना नहीं पड़ेंगे। वैसे भी इसका कमीशन जो है 1 रुपये, और कमीशन जो आपका 1 रुपये ही कटता है, ठीक है। अगर मान लो आपने 1000 रुपये के SIP किया, तो 999 रुपीज़ आपका अकाउंट में आ जाएंगे, 1 रुपये के आसपास, 1.5 रुपये के आसपास जो है जो कमीशन है वो जो ब्रोकर है उसको पास जाएंगे। दूसरी चीज़ जो ये है कि देखो, फ्लेक्सिबिलिटी, आप म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी जो है, मनी जो है, कभी भी इसका पैसा जो कभी भी आप निकाल सकते हो, आपको जब भी पैसे की जरूरत म्यूचुअल फंड से निकल सकती है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मतलब कोई प्रीमियम का पैसा जो है नहीं करेंगे, कोई प्रीमियम का पैसा नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें LIC की, तो LIC में क्या होता है ना, कि अगर मान लो आपने एक प्रीमियम मतलब 10 प्रीमियम भरे, उसके बाद जो है 15 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 15 साल के लिए मैच्योरिटी टाइम है, उसके पहले निकाल दिया, तो आपको 9 प्रीमियम के पैसा मिलेंगे, 1 प्रीमियम के पैसा नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है तो होते हैं, वो होते हैं देखो इंटरेस्ट। हम सब लोग जो है इंटरेस्ट के लिए, एक प्रॉफिट के लिए इधर काम करते हैं, ठीक है, इधर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर बात करें LIC की, तो LIC में कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, उसमें मतलब 7 से 8% जो है आपको इसमें ये मिलता है, फिक्स्ड मिलता है, ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और मतलब 7 से 8% जो है आपको मतलब ग्रोथ मिलता है अपने कैपिटल में, जो भी कैपिटल आप लगा रहे हो। तो ये मान के चलो, अगर आपने 3 लाख का आपने पॉलिसी लिया, तो उसके बाद जो है आपको मान लो 20 साल बाद शायद 5 लाख रुपए मिले, यानी कि शायद 2 लाख रुपए का जो है बेनिफिट मिले। तो और क्या होता है कि देखो, जो मतलब इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते जाते हैं, तो यानी कि उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं दिखेंगे। अगर मान लो हर साल 6% से लेकर 7% इन्फ्लेशन बढ़ा, तो आप 20 साल बाद देखोगे आपका पैसा सिर्फ 1 to 2% जो है ग्रोथ किया। तो यानी कि बहुत स्लो ग्रोथ होंगे, और बीच में से अगर आप पैसा निकाल लोगे तो आपका पैसा भी कट जाएंगे, ये एक चीज़ है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में कम से कम 10% तो मिलना ही मिलना है, तो 10 से 15% मिलना ही है। कोई कोई म्यूचुअल फंड जो है 20%, 25% तक जो है रिटर्न दे देती है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो आप जो है बहुत जल्दी एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है आप मतलब कमा लोगे, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए देखना, आप देखते रहोगे कि बहुत सारे मतलब जो SIP कैलकुलेटर होता है, उसमें जाकर आप देख लो कि उसमें जो अगर 5,000 रुपये डालोगे, तो मतलब 20 साल बाद जो आपको पास 1 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा चीज़ होते हैं। तो यह कि म्यूचुअल फंड में जो आपको जो रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए जो लोग नए इन्वेस्टर्स हो, जो लोग नए नए जिनको जॉब मिला है, वो लोग एक बार थोड़ा सोच के देखो कि आपको मतलब क्या चाहिए, आपको रिटर्न चाहिए या फिर सिक्योरिटीज चाहिए, ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात करें तो LIC क्या है, LIC एक लाइफ इंश्योरेंस है, ये आपका लाइफ को इंश्योर करते हैं, ठीक है। अगर आप मर जाते हो, मान लो आपको डेथ हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो आपको, लेकिन आपका अगर डेथ हो जाता है,
तो डेथ होने के बाद जो आपको कुछ पैसा मिलते हैं, आपका जो कुछ मतलब आपका जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के पैसा मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में डेथ के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली ये आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेंगे, जो मिलना है जिंदा ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो है टैक्स बेनिफिट, देखो LIC में टैक्स बेनिफिट है। अगर मान लो आपका सैलरी ज़्यादा है तो उसके बाद जो जब आपका सैलरी अगर मान लो टैक्स पे आ जाता है तो LIC में आपको टैक्स बेनिफिट जरूर है। लेकिन उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो टैक्स सेविंग स्कीम है, उसमें आप जा सकते हो, ELSS में जा सकते हो, ठीक है। ELSS में जा सकते हो, उसमें जो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेंगे जब आप 12B या 16 फॉर्म 16 फिलअप करते हो या फिर 12BB फॉर्म फिलअप करते हो, तो उसमें आप दे सकते हो कि मेरा ये म्यूचुअल फंड है या फिर ये LIC है, तो इसमें टैक्स का बेनिफिट है। लेकिन उसमें और एक चीज़ है कि अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो अगर आप LIC में प्रॉफिट करते हो तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसका कारण अगर 1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हो, उसमें जितना प्रॉफिट करते हो, अगर मान लो प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो है 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मान लो वही प्रॉफिट अगर मान लो आपका 1 लाख से जो है कम है तो आपको जो 15% जो है टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। लेकिन हाँ, अगर मान लो आप 20 साल तक होल्ड करते हो तो आपके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ बन जाएंगे, तो उसमें से आपको शायद 10% देने में कुछ दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। ये भी चीज़ है। तो ये था म्यूचुअल फंड और LIC की कंपटीशन, ठीक है, कौन सी अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे ख्याल से कि अगर आप नए हो, मतलब नया इन्वेस्टर हो, शुरू में आपको जॉब मिला है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेटर रहेंगे। क्यों बेटर रहेंगे? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें मान लो आपने कोई SIP किया, फिलहाल तो SIP ही करोगे, SIP बाउंस होने में जो है आपको कोई चार्जेस नहीं है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। मेरा भी ऐसा बहुत टाइम जो है SIP बाउंस हो जाता है, तो उसके लिए मुझे कोई चार्जेस जो है उसके लिए मुझे जो है कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका जब मर्जी पैसा है तो SIP अपने आप कट जाएंगे। लेकिन LIC में ऐसा है, LIC में क्या है कि अगर आपने प्रीमियम नहीं डाला तो फिर आपको जो है लेट फीस लगने वाली है। ऊपर से अगर आप एग्जिट करते हो, कोई पैसे की ज़रूरत हो, तो उसमें जो है आपको एक प्रीमियम के पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि देखो LIC में जो है लोग को लोन का फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। तो आप जैसे कि LIC में क्या होता है कि अगर आपका जितना अमाउंट है आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो आपको लोन का फैसिलिटीज़ मिलते हैं। लेकिन कितना आदमी है जो लोन के लिए LIC करेंगे। और दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड में जो कोई लोन नहीं मिलता है। देखो एक्चुअली अगर आप बात ऐसे ही करें तो LIC के ऊपर लोन आई थिंक बहुत कम ही लोग लेते होंगे ना। जो लोग LIC के ऊपर लोन लेते होंगे ऐसा बहुत कम संख्या में लोग होंगे, ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे। तो ये चीज़ यही दोनों चीज़ है, दोनों में कंपैरिजन कि LIC में लोन मिलता है, म्यूचुअल फंड में लोन नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे कितना लोग होंगे जो लोग मतलब लोन लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं? आई थिंक बहुत कम लोग होंगे। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आई थिंक म्यूचुअल फंड ही सही है आपके लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे कि अभी मार्केट में क्रैश हुआ था कुछ दिन पहले, अब पता है आप सबको कि जब कोरोना आया था उस टाइम भी मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम भी म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट भी ऊपर गया तो म्यूचुअल फंड भी ऑब्वियसली ऊपर ही गया। अब जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि अदानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट आया, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो है मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली। फिर उसके बाद जो मार्केट अभी 1-2 दिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको फायदा देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। तो मान लो आपने 1000 के SIP किया, तो आपको 1000 रुपये से आपने मतलब स्टॉक मार्केट में आपका 1000 रुपये इन्वेस्ट हुआ। वो लोग डिफरेंट प्लेसेस में जो है आपका डिफरेंट स्टॉक में जो है आपको आपका पैसा जो है लगा देते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाई करते हैं आपका पोर्टफोलियो को, ठीक है, डाइवर्सिफाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो मतलब रिस्क जो है, रिस्क का प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम रिस्क हो जाता है आपका। तो ये चीज़ होते हैं, इसीलिए लोग जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए टेक इन्वेस्टर के साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।